हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने प्रिपरेशन को जबरदस्त ढंग से और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज को जो वीडियो होने वाला है वो है कि सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। हालांकि अभी वेतन आयोग कौन होगा, वेतन आयुक्त कौन होंगे, चूंकि अगर वेतन आयोग के बारे में हम बात करें तो वेतन आयोग के अंदर एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं, है ना। तो उनकी नियुक्ति अभी बाकी है, लेकिन वित्त आयोग के गठन के बारे में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वित्त आयोग की मांग लगातार बहुत करीबन तकरीबन 2-3 साल से लगातार उठाई जा रही थी और खासकर कि वेतन आयोग के अंदर जो फॉर्मूलाज थे उन पर भी बात की जा रही थी। आज हम बेसिकली सिंपली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए जनरल कॉमन पर्सन, एक आम आदमी के नजरिए से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजों को हम देखेंगे। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से एक आम आदमी के लिए क्या जानना चाहिए उसे। तो ये सारे के सारे वीडियो में वो सारी चीजें बताई हैं कि सैलरी कितनी बढ़ सकती है, पेंशन कितनी बढ़ सकती है और इससे पहले व्यवस्था क्या थी और क्या अब व्यवस्था होगी और उसके प्रभाव क्या होंगे। ऐसी सारी बातों पर हम आज की सेशन में समीक्षा करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट ए टू जेड ऑफ पे कमीशन। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो हमारे पास पहली जो खबर जो आती है, खबर न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने दिख रही है। इसमें लिखा गया है कि सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी। और कुछ कुछ खबरें आपको यह भी देखने को मिलेगी कि सैलरी जो है, वेतन जो है 168% बढ़ जाएगा। अब इस 168% का मतलब क्या है? क्या असल मायने में 168% बढ़ेगा? ऐसी तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। बेसिक सी जानकारी यहां पर दे रखी है कि 15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को फायदा होगा। इसका फायदा कितने लोगों को होगा? 15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और जो पेंशनर हैं, जो कि केंद्रीय पेंशनर हैं, और उनको फायदा इसका मिलने वाला है। और इसकी जो घोषणा होगी वो आम बजट में की जाएगी। आम बजट, आज बजट के बारे में भी सरकार द्वारा ये आ गया है कि जो बजट का पहला सेशन होगा वो 30 जनवरी से 31 जनवरी से, माफ कीजिएगा, 31 जनवरी से 13 जनवरी तक रहने वाला है। और इसमें 13 फरवरी तक रहने वाला है और इसमें 1 फरवरी को बजट आ जाएगा, तो उसमें इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है जी। और इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर, कुल 1.15 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। न्यूनतम वेतन जो अभी तक 18,000 रुपए था 7वें वेतन के आयोग के अनुसार, न्यूनतम वेतन जो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे बढ़कर अब 46,000 और ग्रेच्युटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। यानी कि न्यूनतम वेतन अगर जैसे कि मांग है लोगों द्वारा, अगर वैसा ही फॉर्मूला यूज किया गया तो 46,000 रुपए तक न्यूनतम वेतन हो जाएगा। दूसरी बात और बता दूं, जो भी वित्त आयोग, जो भी पे कमीशन वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो वेतन आयोग की सिफारिशें बाध्य नहीं होती सरकार पर। ये केवल और केवल सलाहकारी सुझाव होते हैं। इनको सरकार माने या ना माने ये सरकार पर निर्भर करता है। हालांकि सरकार के आधिकारिक मंत्रियों द्वारा यह बयान दिया गया है कि हम वो लागू करना चाहते हैं। न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है? तो 7वें वेतन में किसी भी न्यूनतम वेतन का 18,000 रुपए है तो महंगाई भत्ता जो 53% है, 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार 3-3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इससे जोड़कर 8वां वेतन अनुमान लगने से वेतन जो है 28,620 रुपए न्यूनतम वेतन हो जाएगा। बाकी की सारी चीजें भी पढ़ लेते हैं। ऐसी और भी खबरें आई 2026 में होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें, 2 सदस्य और आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्दी होगी, पेंशन के अंदर इजाफा होगा और अब तक गठित वेतन आयोग के प्रतिमाह न्यूनतम वेतन की सिफारिशें आपके सामने दी गई। छठा वेतन आयोग जो 2016 के अंदर लागू किया गया, ये 7,000 रुपए थी, 7,000 रुपए थी। 2016 के अंदर जो लागू किया गया 7वां वेतन आयोग, उसमें 18,000 थी, छठे में 7,000, 5वें में, इस तरीके से विभिन्न आपके गठित वेतन आयोगों के बारे में यहां पर बातें की गई हैं। इसकी सिफारिशें जो हैं, अभी 7वां वेतन आयोग जो चल रहा है इसकी सिफारिशें 2026 तक यहां पर रहने वाली हैं। ये लागू कब करा गया था? 7वें वेतन आयोग के बारे में आपको ध्यान रखना है। 7वें वेतन आयोग का समय क्या था? तो 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें जो है वो 2026 तक है।
आमतौर पर 10 वर्ष के लिए होता है, आमतौर पर, है ना। 10 वर्ष के बाद वेतन आयोग का गठन होता है। तो 2016 में ये लागू हुई थी और 2026 तक ये रहेंगी। तो 2026 जनवरी के अंदर नए वेतन आयोग की आवश्यकता पड़ेगी, नए पे कमीशन की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि वेतन आयोग की जरूरत ही क्या है? सर सैलरी इंक्रीमेंट वैसे कर दो, वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो अगर सरकारी कर्मचारियों की मैं बात करूं तो सरकारी कर्मचारियों के जो वेतन होता है वो निर्धारित वेतन होता है, मंथली वेतन उनका फिक्स होता है। ऐसे में बढ़ती महंगाई, महंगाई बढ़ जाती है, आवास आवासीय सुविधाओं की कीमत बढ़ जाती है, आवासीय लागत बढ़ जाती है, या रहने की लागत बढ़ जाती है। तो ऐसे में उसे समायोजन करने के लिए, उसे मैच करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। ये बात लिखी गई है कि 8-5 पे कमीशन के कारण 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और ये जो वेतन आयोग होगा, ये फिटमेंट फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर और बाकी की मॉडलिटीज को रिवाइज करेगा, जिससे कि सैलरी और वेतन रिवाइज कर दी जाएंगे। अब बात करते हैं वेतन आयोग के बारे में। वेतन आयोग की मूल बात करूं तो वेतन आयोग जो है सरकार के द्वारा स्थापित एक निकाय है, जो कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करेगा, उसकी जांच करेगा और बदलाव की सिफारिशें करेगा। यह साफ साफ लिखा गया है, यह केवल सिफारिशें करता है, यह बाध्य नहीं होता। यह पैनल कर्मचारियों के बोनस, भत्ते और अन्य लाभ, जो अन्य बाकी ग्रेचुइटी वगैरह भी दी जाती है, उसको भी रिव्यू करता है, और अगर रिवाइज करने की आवश्यकता होती है तो रिवाइज करने की सलाह भी दे देता है। ये केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के साथ साथ रक्षा बलों के लिए बदलाव की सिफारिशें भी करता है। याद रखना, ये केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं, उनके लिए तो रिकमेंडेशन करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ भी रक्षा बलों के संबंधित जो लोग हैं उनके बदलाव की सिफारिश भी करता है। वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं है, सरकारें सिफारिशों को स्वीकार और अस्वीकार करना चुन सकती हैं, यह सरकार के अंतर्गत होता है। अब इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यह किसके अधीन या किसके जिम्मेदारी है कि वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जाए, यानी कि उन्हें लागू किया जाए। पे कमीशन ने रिकमेंडेशन दे दी, अब उसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है व्यय विभाग, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। अब बात करते हैं वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों है। तो वेतन समीक्षा के लिए, सैलरी जो मिलती है उसकी सिफारिशों के लिए। दीज रिवीजन जो है एंश्योर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिसीव फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी। ये एंश्योर करता है, ये पक्का करेगा वेतन आयोग कि जो केंद्र सरकार के या सरकार के जो नामुंदे जो कर्मचारी हैं उनको सही सैलरी तो मिल रही है ना, और एक प्रतिस्पर्धात्मक सैलरी भी मिलनी चाहिए, वरना कोई भी सरकारी नौकरी में फिर काम नहीं करना चाहेगा। जो आर्थिक परिदृश्य चेंज हो रहा है आज के बदलते आर्थिक माहौल के अंदर, एक कॉम्पिटिटिव सैलरी हो, एक हैंडसम सैलरी हो, और इसके साथ साथ वो अच्छे से जीवन यापन कर पाए, तो एक फेयर सैलरी की आवश्यकता पड़ती है। इसके प्रभावों की अगर मैं बात करूं तो ये इसका पब्लिक फाइनेंस पर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। जो सरकार का जो कुल व्यय है, यानी कि सार्वजनिक व्यय है या लोक व्यय है, इसमें वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा वेतन आयोग जब लागू हो जाता है, जब इतने करोड़ों लोगों के पास अधिक धन आएगा, सैलरी अधिक आएगी दोस्तों, तो उसका एक रिपल इफेक्ट, यानी कि उसका प्रभाव बाकी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है, बचत क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है, बैंकिंग क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है, क्रेडिट क्रिएशन पावर क्षेत्रों में भी मिलता है, अर्थव्यवस्था की समग्र मांग में भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। भाई लोगों की आय बढ़ गई तो लोग खर्च करेंगे ना, तो समग्र मांग के अंदर भी वृद्धि हो जाती है। समग्र मांग में वृद्धि होगी तो आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होंगी, अधिक ज्यादा आर्थिक गतिविधियां करने के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इसके प्रभाव होते हैं। इसके अलावा वेतन आयोग जो है अलाउंसेस एंड पर्क्स को भी रिव्यू करता है, इनकी भी जांच करता है। अब ये कौन कौन से सुझाव देता है वेतन आयोग? एक तो सबसे पहले न्यूनतम वेतन की समीक्षा कर उसकी भी सिफारिश करता है।
न्यूनतम वेतन में एक बात याद रखिएगा, जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, आइक्रोइड फॉर्मूला यहां पर यूज किया जाता है। कौन सा फॉर्मूला? आइक्रोइड फॉर्मूला यूज किया जाता है, जो कि बदलते समय में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके अंदर आए कीमत परिवर्तन को मापता है, और रहने की जो लागत आती है उनसे मिलकर यह फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले की डिटेल में नहीं जाएंगे, निटी-ग्रिटी, पीएचडी नहीं करनी है, सिंपल सी बात आपको पता करनी है। इसके अलावा वेतन आयोग अधिकतम पेमेंट कितना होगा, अधिकतम वेतन कितना हो सकता है, वो भी तय करता है। नया पे स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि बेसिक पे कितनी होगी, और अलग अलग वर्ग के अंदर कितनी कितनी सैलरियां मिलेंगी। नया पेंशन सिस्टम क्या होगा, एनुअल इंक्रीमेंट, जो वार्षिक इंक्रीमेंट होता है वो कितना होगा, डीए कितना होगा, ये सारे के सारे सुझाव कौन देता है? सेंट्रल पे कमीशन यहां पर देता है। ये पे कमीशनों का इतिहास है। अब हमें सबसे पहला पे कमीशन जो बनाया गया दोस्तों, वो मई 1946 को बनाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचार्य, जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। कौन थे? श्रीनिवास वरदाचार्य जो हैं इसके अध्यक्ष थे पहले पे कमीशन के। और सातवां पे कमीशन जो था, सातवां वेतन जो आयोग था दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था? ये जस्टिस ए के माथुर साहब, न्यायाधीश ए के माथुर साहब की अध्यक्षता में, ए के माथुर साहब की अध्यक्षता में 2014 के अंदर इसका गठन हो गया था। और इसने रिकमेंडेशन की कि मंथली वेजेस जो है, मिनिमम मंथली वेजेस जो है, न्यूनतम वेतन जो है वो 18,000 रुपए होना चाहिए, और मैक्सिमम अधिकतम जो वेतन होना चाहिए वो 2.5 लाख रुपए एक महीने का होना चाहिए। और ये सारी की सारी जो सिफारिशें हैं 2016 से लागू कर दी गई थी। इसके अलावा अब जानकारी क्या है? जानकारी यह है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, और 8वां वेतन आयोग जो है वो एक बड़ा चेंज लाएगा जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके वेतन और उनकी पेंशन में। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे साझा करनी थी कि ये कहा जा रहा है, और बहुत सारे जो वेतनों जो बहुत सारे कर्मचारियों के जो आयोग हैं, जो संगठन है, उनके द्वारा मांग ये की जा रही है कि इसके अंदर जो फिटमेंट फैक्टर यूज किया जाए वो 2.86 किया जाए। फिटमेंट फैक्टर है क्या? देखो, बताने के लिए सबने बता दिया होगा, कल से लग रहे होंगे कि भैया अब तो घी दूध की नदियां बह जाएंगी, तैयार हो जाओ, वो हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, फिटमेंट फैक्टर पहली बात तो वेतन आयोग तय करेगा कितना होना है। ये जो है ये कर्मचारी संगठन जो बहुत सारे बन रखे हैं उनके द्वारा मांग की गई है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर एक फॉर्मूला होता है बेसिकली। जैसे 7वें पे कमीशन की मैं बात करूं तो 7वें पे कमीशन में 2.5 फिटमेंट फैक्टर था, यानी कि 6वें वेतन से 2.5 गुना यहां पर इंक्रीज देखने को मिला था। तो यहां फिटमेंट फैक्टर जो है जिसकी मांग है 2.86 हो जाती है। 2.86 हो जाएगी तो लगभग मिनिमम सैलरी जो है वो 41,000 से लेकर 51,480 के बीच में रहने वाली है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो। डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट फिटमेंट फैक्टर अडोप्टेड, और ये डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है। तो जितने भी आप देख रहे होगे, सोना बाबू 186% सैलरी बढ़ गई है, इतना बढ़ गया है, मिनिमम सैलरी इतनी हो गई है, ऐसा अभी कोई फॉर्मूला या आधिकारिक कोई बयान नहीं है। वेतन आयोग के अध्यक्ष गठित किए जाएंगे, सदस्य गठित किए जाएंगे, वो अध्ययन करेंगे, और 1 साल का समय तो कम से कम ले लिया जाएगा, क्योंकि 2026 में इन्हें लागू करना है, तो तब जाकर वो लागू होगा। अभी फिटमेंट फैक्टर जिसके आधार पर सब लोग समीक्षा कर रहे हैं, और जिसके आधार पर कल से आपको बता रखा है कि भैया अब तो मजे मजे हो जाएंगे, 2-3 लाख रुपए सैलरी कमाओगे और यहां वहां घूमे, ऐसा कुछ नहीं है ना। 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। पी मैट्रिक्स अगर 2.86 अगर हम माने फिटमेंट फैक्टर, तो कितना होने वाला है? तो पे मैट्रिक्स क्या बताएगी कि एक स्ट्रक्चर टेबल बताएगी कि सैलरी लेवल्स क्या क्या होंगे अलग अलग पोजीशंस पर, कि भाई ग्रेड ए का कर्मचारी है, ग्रेड बी का कर्मचारी है, उसकी कितनी सैलरी होगी, उसकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, मिनिमम सैलरी कितनी होगी। ये डिपेंड किस पे करेगा? एंटिसिपेटेड। ये फिटमेंट फैक्टर पे हमने कुछ कैलकुलेशन जो दिखाई है वो ये है कि भाई साहब इंक्रीज जो देखा जा सकता है, अगर
2.86 का फिटमेंट फैक्टर माने तो जो अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी, मिनिमम सैलरी, न्यूनतम सैलरी होने वाली है पर महीने की, वो 41,000 रुपए के करीबन बैठने वाली है, जो कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 पर है। अगर 2.8 कुछ कर देंगे, 2.86 कर देंगे तो लगभग लगभग 51,000 के करीबन सैलरी, बेयर मिनिमम सैलरी वो बनने वाली है। ये हमने फिटमेंट फैक्टर जो 2.28 से करके 41,000 मिनिमम बताया कि इतना तो सरकार करके चलेगी। इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन क्या होगी? 8वें वेतन आयोग की जो इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन जो होगी, वो कमीशन की जो रिपोर्ट आ जानी है, वो रिपोर्ट जो आ जाएगी वो मिड 2025 के अंदर, मिड 2025 के अंदर, 2025 के आधे के समय में आ जाएंगी, क्योंकि 2026 में इन्हें लागू करना है। लागू कब से होगा? जनवरी 2026 से होगा। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको वेतन आयोग से संबंधित हमें देनी थी। आपको जानकारी कैसी लगी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिटमेंट फैक्टर, 7वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ, उसका अध्यक्ष कौन था, पहले वेतन आयोग का गठन कब हुआ, उसका अध्यक्ष कौन था, ये बात है। आम आदमी के नजरिए से देखें तो जी हां, सैलरी बढ़ेंगी 2026 से। कितनी बढ़ेंगी तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज पर, डिपेंड करता है समिति की सिफारिशें क्या होती हैं, और निर्भर यह भी करेगा कि सरकार उन सिफारिशों को मानती है या नहीं। मिलते हैं आपको अगले सेक्शन में या अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।